ओके, चलो। 1 to 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब चल रहे हैं 7th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई इन डिटेल। बहुत ही ज्यादा पूरे चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक है क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हम पढ़ रहे हैं, और एक है आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। ये दोनों क्वेश्चंस, और हाँ एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो पहले लॉ ऑफ सप्लाई को सीखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तो देखो, when all other factors affecting supply are assumed to be constant। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि देखो, हमने पढ़े हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। प्राइस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सब हमने पढ़ा। तो अज्यूम करना है सब कुछ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो सब चीजें सेम रहनी चाहिए, कि भाई टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए, खर्चे सेम होने चाहिए, कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, अदर फैक्टर्स सेम रहने चाहिए। तो जब प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन इंक्रीज के जगह हमको वर्ड क्या लिखना है, एक्सपांड। और जब प्राइस गिरेगी, डिक्रीज होगी, तब सप्लाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। जब प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई भी बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। जब प्राइस गिरेगी, सप्लाई भी क्या होगा, गिरेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। किसके बीच में, प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉजिटिव रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। चलो, अजम्पशंस क्या है इस लॉ के? इस लॉ के अजम्पशंस हैं कि भाई यही जो हमने ऊपर पढ़ा, अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है। तो देखो क्या दिया इन लोगों ने, लॉ ऑफ सप्लाई रेस्ट ऑन सर्टेन अजम्पशंस, उसके कुछ अजम्पशन है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो सप्लाई को असर कर सकती है, हमने पढ़े थे सारे फैक्टर्स के बारे में, लेकिन अज्यूम करना है सारे के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तो अजम्पशन में करना क्या है, ये सारे फैक्टर्स का नाम लिखना है और पीछे लिखना है कि ये कांस्टेंट है। तो देखो क्या है, पहला प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको अगर आप लोगों को याद हो सेकंड लेक्चर से मैं इसको सिखा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदलना नहीं चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी बदलनी नहीं चाहिए, कंपटीशन सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर सेम होने चाहिए, कोई प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, और अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, नेचुरल डिजास्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल रहे। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट समझो, प्राइस आपने 10% बढ़ा दी, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने का आपका खर्चा 30% बढ़ गया। समझना, आप जो है फॉर एग्जाम्पल टी सेल करते थे, तो पहले 10 रुपए में खरीदते थे और 12 में बेचते थे। अब आप 13 में बेच रहे हो, लेकिन अब आप खरीद कितने में रहे हो, 12.5 में। तो पहले 2 रुपए कमाते थे, अभी 0.5, प्राइस बढ़ गई, फिर भी आप बोलोगे यार छोड़ना, टी कम बेचते हैं, कॉफी ज्यादा बेचते हैं। तो आपको अगर दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है, कि प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है, तो प्राइस और सप्लाई में ही चेंजेस होने चाहिए और किसी में चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर बीच में कॉस्ट आ गया तो रिलेशन प्राइस और सप्लाई के बीच में समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि जब दो चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे, प्राइस और सप्लाई, तो बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब शेड्यूल, शेड्यूल क्या है, अ शेड्यूल शोइंग सेलर्स विलिंगनेस, कि भाई वो क्या क्या सेल करना चाहेगा। तो प्राइस हमने लिखी है 50, 60, 70, 80, 90, और सप्लाई 200, 400, 600, 800, 1000। प्राइस में 10 का गैप है और सप्लाई में आपके 200 का गैप है। एग्जाम्पल के लिए हमने गुड्स लिए हैं एप्पल को। अब लॉ ऑफ सप्लाई है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो साथ में रहना, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। सपोज करते हैं आपने शेड्यूल ले लिया, शेड्यूल आप कोई भी ले सकते हो। अज्यूम करना मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, लाइन बनने में ऐसे ही तुम लोग एक्सपर्ट हो। चलो, ये रहा हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे अपना वाई एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लेंगे सप्लाई, एग्जाम में पूरा लिखना, सप्लाई ऑफ एप्पल। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्राइस, तो प्राइस ऑफ एप्पल। प्राइस ऊपर देख सकते हो 50 से लेनी है, 90 तक लेके जाना है।
तो ये रहा 50, 60, 70, 80, 90। और सप्लाई हमको 200 से शायद शुरू करनी थी, हाँ 200 से 1000 तक लेके जाना है। तो मैं 200 200 का ही गैप रख रहा हूँ, 200, 400, 600, 800, 1000। अगेन आप लोग एग्जाम में स्केल पेंसिल से अच्छे से बनाना। चलो इसको देते हैं पॉइंट ए, जब 50 है तब वो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, इन सबको अगर हम लोग स्केल से ज्वाइन कर ले तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सप्लाई कर्व बन जाएगी। इसको नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और लास्ट ई। तो ये आपके क्या थे, सारे पॉइंट्स। तो देखो अब एग्जाम में करना क्या है, सबसे पहले सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में लिखना है, अजम्पशंस लिखने हैं, फिर शेड्यूल लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हमेशा इजी रहेगा। इन द अबव डायग्राम प्राइजेस को हमने वाई एक्सिस पे लिए हैं और सप्लाई जो है उसको एक्स एक्सिस पे लिया है। सबको अगर ज्वाइन कर दे तो हमको 5 पॉइंट मिले थे, ए बी सी डी ई, वो हमारी क्या है, सप्लाई कर्व है। फिर लिखना है प्राइस 50 है तो सप्लाई 200, प्राइस ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो ये कर्व का नाम है एस एस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस और नीचे भी एस, एस एस मतलब सप्लाई कर्व। रिलेशन बिटवीन प्राइस और सप्लाई, तो पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। क्यों पॉजिटिव रिलेशन है, सिंपल रीजन, प्रॉफिट। अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है यार प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा कमाएगा, तो ज्यादा बेचना चाहेगा। सेलर्स परस्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हेन प्राइस राइजेस दे सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो इसके लिए वो सप्लाई ज्यादा करेंगे एट हायर प्राइस। वैसे ही अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि यार प्राइस अभी कम है, फ्यूचर में ज्यादा होगी, तो अभी वो नहीं कमाएंगे, फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे, तो अभी वो क्या करेंगे, अपना जो है सप्लाई कम कर देंगे बिकॉज प्राइस कम है। अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 मैं अभी नहीं करवा रहा हूं इस वीडियो में, वो 4th वीडियो में होगी। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 4th वीडियो में होगा। अभी मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई कहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता। और एक लास्ट वीडियो होगी, तो 1 में हम लोगों ने देख लिया, सेकंड वीडियो हो गई, ये 3rd वीडियो है। 4th वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन आ जाएंगे और एक लास्ट 5वीं वीडियो होगी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। तो इसमें लॉ ऑफ सप्लाई और साथ में हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि इसके एक्सेप्शन क्या है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, तो देखो एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पे लॉ अप्लाई नहीं, प्राइस बढ़ रही है तो होना क्या चाहिए, सप्लाई बढ़नी चाहिए। तो प्राइस बढ़ी फिर भी सप्लाई नहीं बढ़े, या प्राइस गिरे तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, सप्लाई गिरानी चाहिए। लेकिन प्राइस गिर गई फिर भी प्रोड्यूसर बोल रहा है नहीं मैं ज्यादा ही बेचूंगा। तो वहां पे जहां पे दोनों चीजें नहीं हो रही है, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ रही है या प्राइस गिरने पे सप्लाई नहीं गिर रही है, तब हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई वायलेट हुआ। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहां वायलेट होता है, सबसे पहला रेयर गुड्स पे। देखो सपोज करते हैं मैं आर्टिस्ट, मतलब मैं है ना डीलर हूं आर्टिस्ट के, आर्ट्स इन सब चीजों का। तो अलग अलग लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, मेरे को बेचते हैं, मैं उसको मार्केट में बेचता हूं। अब एक अच्छा पेंटर है, लेकिन उसने कुछ 50 पेंटिंग्स बनाई थी, उसकी डेथ हो गई है और उसकी ट्रेजिक डेथ हुई है, उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे ये सब वायरल हो गया। तो उसकी लोग पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। तो पहले उसकी पेंटिंग 50,000 में बिकती थी, अभी उसकी पेंटिंग के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की डिमांड आ रही है, कि हम लोग 5 लाख भी देंगे लेकिन आप खाली हमको क्या करो, उसकी पेंटिंग बेचो। मेरे पास है ही स्टॉक कितना, 50। तो प्राइस कितनी भी ज्यादा हो गई, मेरे पास गुड्स है ही नहीं, मैं थोड़ी ना उसको जिंदा करूंगा बैठ के कि भाई यार पेंटिंग बना बैठ। उसकी डेथ हो गई है। तो स्टॉक जिस चीज का है ही नहीं, रेयर गुड्स है, उसमें आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते बिकॉज उन चीजों का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। कुछ गुड्स होते हैं रेयर होते हैं, तो भले उनकी प्राइस बढ़ जाए फिर भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती बिकॉज उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है अभी। एग्जाम्पल पुराने टाइप के कॉइन, पुराने आइडल्स, ओल्ड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब ओरिजिनल किताब जिसमें ओरिजिनल रामायण लिखी गई है, उसकी करोड़ों रुपए से ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन एक ही लिखी हुई है, तो उसको हम लोग कहां से
ज्यादा प्रोडक्शन करे तो इन हम लोग वाल्मीकि जी को बोलेंगे कि अभी आप एक और कॉपी लिखो, पॉसिबल नहीं है। और सेकंड है पेरिशेबल गुड्स। सुनना, फॉर एग्जाम्पल आप वही फ्लावर्स बेचते थे। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, आप अज्यूम करते हैं वैलेंटाइंस डे ऐसा कुछ है, तो आप 20 रुपए में फ्लावर बेचते हो। अब नॉर्मली सुबह को सब आ रहे थे आपके यहाँ पे यंगस्टर्स, 20 रुपए का फ्लावर बाय करके जा रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड्स इन सबको दे रहे थे। अब वही 14 फेब को शाम को 7 बज गए हैं, आपको पता है आज आपने नहीं बेचे, कल फ्लावर मुरझा जाएगा, कल कोई नहीं खरीदेगा, आपको गाय को इन सबको खाने में ही देना पड़ेगा। तो आपको वो बोल रहा है कि 5 रुपए में, कोई बोल रहा है कि यार मेरे को 5 रुपए ही है, 5 रुपए में फ्लावर दे। तो नॉर्मल रूल क्या बोलता है, प्राइस कम हो आप सप्लाई कम करोगे। लेकिन आपके गुड्स क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो खराब हो जाते हैं, तो उनको आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो भले उनकी प्राइस गिर जाए, फिर भी आप उनकी सप्लाई को गिराओगे नहीं, आप उनकी सप्लाई को सेम रखोगे। बिकॉज आपको पता है कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गुड्स खराब हो जाएंगे। सर अब कोई बोले कि सर कोल्ड स्टोरेज होता है, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि अगर आप उनको स्टोर कर सकते हो कि खराब नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्टोर नहीं कर सकते तो कभी भी कोई इंसान ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं कम प्राइस है मैं नहीं बेचूंगा। अगर आपने नहीं बेचा दूसरे दिन पूरा खराब हो जाएगा फ्लावर, तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ओके, चलो तो ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आप लोग है ना इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पढ़ोगे और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे। बाय एवरीवन।